नमस्कार साथियों, बहुजन संकटक पर आपका स्वागत है। मैं धर्मपाल रावत। आज हम विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिवार ब्रिटिश फौज से जुड़ा हुआ था। उनके पिताजी, उनके दादाजी और उनकी पत्नी के परिवार के सारे लोग ब्रिटिश सेना में थे। साथियों, भारत में जितने भी सामाजिक क्रांतिकारी हुए हैं, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले, ईवीएम रामास्वामी नायकर, पेरियार, छत्रपति साहू जी महाराज, जितने भी बहुजन समाज के सामाजिक परिवर्तनकारी महापुरुष भारत में पैदा हुए हैं, उन सभी के आदर्श पुरुष अंग्रेज सरकार थी। तो भारत में यदि अंग्रेज नहीं आते तो ना तो महात्मा ज्योतिबा फुले होते, ना पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर होते और ना डॉक्टर अम्बेडकर होते। क्योंकि ब्राह्मण धर्म, जिनको आजकल हिंदू धर्म कहा जाता है, इनकी नजरों में बहुजन समाज कोई इज्जत नहीं है और इनको आदमी भी नहीं माना गया, मानव भी नहीं माना गया। इनको एक गुलाम की जैसी जिंदगी मिली थी। ये तो भला हो अंग्रेजों का जो यहाँ आए। साथियों, अंग्रेजों की सेना में सबसे ज्यादा शुरुआत दौर में बहुजन समाज के लोग थे। 1757 में जब लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त की थी, उस सेना में सबसे ज्यादा बहुजन समाज के लोग थे। उस एरिया की एक बहुजन समाज की जाति है दुसाध और पासी। सबसे ज्यादा इन्हीं जातियों के लोग ब्रिटिश फौज में थे। साथियों, बंगाल में नहीं है, मद्रास में भी बहुजन समाज के लोग ही ब्रिटिश आर्मी में शामिल थे, जिसमें परिहा, पल्लार, इजवा, नाडार जैसी जातियां शामिल थी। इधर बम्बई प्रेसिडेंसी में भी बहुजन समाज के लोग ही ब्रिटिश फौज में थे, जिसमें सबसे ज्यादा महार जाति का योगदान है। और महार जाति ने ही अंग्रेजों को जनवरी 1818 में पेशवा बाजीराव को हराया था और ब्राह्मणवादी मनोवादी सत्ता को नेस्तनाबूद कर दिया था। साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर को अमेरिका में और इंग्लैंड में पढ़ने का मौका मिला, तभी वो विश्व मानव बन पाए। यदि वो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा से नहीं पढ़ पाते और अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाते और ब्रिटेन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस और ग्रेजुएट जैसी संस्थाओं से पढ़ नहीं पाते तो डॉक्टर अम्बेडकर विश्व रत्न नहीं हो पाते और नहीं उनको भारतीय संविधान लिखने का मौका मिलता। साथियों, विश्व इतिहास में भारत की 3000 साल की बहुजन समाज की गुलामी को बिना रक्त बहाए डॉक्टर अम्बेडकर ने ब्राह्मणवाद को खत्म कर दिया और सबको
समान कर दिया। भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, ये चारों सिद्धांत सम्मिलित हैं और बिना रक्त बहाए डॉक्टर अम्बेडकर ने मूल निवासी बहुजनों को आजाद कर दिया। साथियों, जब डॉक्टर अम्बेडकर 26 नवंबर 1949 में संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंप रहे थे, तब उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि हम राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र हो गए, सब बराबर हो गए, एक वोट, एक मूल्य, सब समान हो गए, एक राजा की रानी का और एक मेहतरानी की, राजनीतिक रूप में समान हो गए। लेकिन यदि ये देश सामाजिक और आर्थिक रूप से आज भी विषमता में जी रहा है, यदि भारत सरकार सामाजिक और आर्थिक रूप से समान नहीं कर पाया, तो एक दिन ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिनको सिर्फ राजनीतिक आज़ादी मिली है, इस बहुमूल्य संविधान को खत्म भी कर सकते हैं। साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर की जो भविष्यवाणी थी, आज संविधान को लागू हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए, आज भी भारत सरकार समान नहीं कर पाई। आज भी बहुजन समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत पीछे है। न तो सामाजिक क्रांति हो कर पाई ये सरकार और न आर्थिक बराबरी ला सकती। साथियों, ये क्यों हुआ? क्योंकि देश आजाद होने के बाद से ही संविधान तो लागू हो गया, लेकिन व्यवहारिक रूप से आज भी ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था विद्यमान है। आज भी जो बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत है, वो नहीं बन पाया। साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन क्या था और क्या वो मिशन पूरा हुआ, इन पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन भारत में सभी तरह की गैर बराबरी को खत्म कर मानवतावादी और सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन ही उनका एक मिशन था, जो आज तक लागू नहीं हो पाया। साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा को माना है। डॉक्टर अम्बेडकर के जो 3 मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, उसमें से पहला नंबर शिक्षित बनने का था। साथियों, आज की शिक्षा व्यवस्था दोहरी शिक्षा व्यवस्था है। अमीरों के लिए ICSE, CBSE बोर्ड और IB बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड, और मूल्यासी बहुजनों के लिए स्टेट बोर्ड। जब शिक्षा ही समान नहीं है, तो आदमी और उनका मानव संसाधन कैसे बराबर हो सकते हैं? साथियों, ये जानबूझकर किया गया षड्यंत्र है, जो शुरुआत से तो कांग्रेस शासन ने किया और अब भाजपा कर रही है। साथियों, कांग्रेस और भाजपा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इन दोनों में ही ब्राह्मणवादी लोगों का प्रभुत्व है। और हमारे लोग यदि चुनाव जीत भी जाते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति को
सामूहिक प्रतिनिधित्व की वजह से, लेकिन उनके हाथ में सत्ता नहीं होती है। वो मात्र कठपुतली रहते हैं, मात्र चमचा। उनके पास कोई पावर नहीं होता। और आज तक कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, न तो एमएलए और न एमपी बहुजन समाज की समस्या के बारे में ना तो लोकसभा में अपनी बात उठाते हैं और ना राज्य विधानसभा में नहीं उठाते हैं। साथियों, ये दिखाने के लिए तो हमें प्रतिनिधित्व दे रखा है, लेकिन हकीकत उनके पास कोई पावर नहीं होता। ऐसी ही बात मैं मंत्रियों के बारे में कह सकता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे एक दोस्त स्टेट में एक अधिकारी है, उनके एक रिश्तेदार केंद्र में मंत्री हैं। तो एक बार वो अपने एक रिटायर्ड जज के साथ मंत्री के पास दिल्ली चले जाते हैं। मंत्री ने कहा कि ऑफिस में नहीं, अपन घर पर बात करेंगे, आप बंगले पर चलो और मैं रात को हम डिनर पर बात करेंगे। साथियों, वो मंत्री डिनर पर अपने रिश्तेदार से बात करते हैं। रिश्तेदार ने मंत्री को कहा, सर आपके पास पावर है, आप मंत्री हो, कम से कम हमारे लोगों को हाई कोर्टों में जज और सुप्रीम कोर्ट में भी जज बना सकते हो। क्यों? जज भारतीय न्यायपालिका सबसे ज्यादा अयोग्य है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज कॉलेजियम सिस्टम से बनते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा की वजह से नहीं होते। भारत में सबसे नीचे का कर्मचारी चपरासी होता है, वो भी एक प्रतियोगिता परीक्षा पास करने के बाद में उनको ऊपर चपरासी की नौकरी मिलती है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, एक रिश्तेदार एक जज दूसरे जज को बनाता है, यानी अंकल जज है। जब से कॉलेजियम सिस्टम आया, जब से जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स है, तो मंत्री जी ने रिश्तेदार को कहा कि कौन से युग में जी रहे हो, तुम मेरी नौकरी घोषणा चाहते हो क्या? मैं मंत्री जरूर हूँ, लेकिन वहाँ मेरे ऑफिस में एक संघ का कार्यकर्ता भी अपॉइंटमेंट वो भी टाइम रहता है, और सीधा वो हाईकमान को रिपोर्ट करता है कि मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं काम क्या करता हूँ। मैं एक नाम मात्र का मंत्री हूँ, मैं चाहकर भी अपने समाज की कोई बात नहीं कर सकता हूँ। साथियों, ये है हमारे मंत्रियों की औकात। सिर्फ ये पालतू तीतर हैं जो हमारे समाज के वोट लेने के लिए उनको मंत्री बनाया जाता है, और हकीकत में उनके पास कोई पावर नहीं होता। साथियों, ये भाजपा की नहीं, मैं एक उदाहरण कांग्रेस सरकार के भी देना चाह रहा हूँ। साथियों, एक ये मेरी व्यक्तिगत उदाहरण है। मेरी पत्नी का ट्रांसफर के लिए मेरे दोस्त के रिश्तेदार के पास गए, वो एक एमपी था और उसी पार्टी की राज्य में शासन था, और राजस्थान में ट्रांसफर जनप्रतिनिधियों के वजह से होते हैं। वो एमपी था और मुख्यमंत्री का भी खास था, और मंत्री ने उसको ये भी कह दिया था कि हाँ ट्रांसफर हो जाएगा।
उसके बाद में भी ट्रांसफर नहीं हो पाया। एक सांसद हमारे बहुजन समाज का वो एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाता। ये हमारे जनप्रतिनिधियों की औकात है। कांग्रेस में भी है, भाजपा में भी है। साथियों, बाबा साहब का मिशन बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है। उस समय से भी आज के समय में धीरे धीरे हमारे अधिकार खत्म होते जा रहे हैं, सरकारी नौकरी खत्म हो रही है। पीवी नरसिंह राव ने के समय में उसका वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की पद्धति लेकर आए थे और सरकारी नौकरी को धीरे धीरे वो खत्म करना चाह रहे हैं। संविधान को तो डायरेक्ट खत्म कर नहीं सकते। जब नौकरी नहीं रहेगी तो आपको अधिकार मिलेंगे कहाँ? साथियों, आज ये कह रहे हैं कि ये सरकारी संपत्ति को अपने मित्रों को बेच रही है ये सरकार। साथियों, शुरुआत तो कांग्रेस के शासन में ही हो गई थी। कांग्रेस सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आर्थिक नीतियों में कोई बदलाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ सामाजिक रूप में बदलाव है। वो एक भाजपा अतिवादी है और कांग्रेस मध्यम मार्गी है। आर्थिक नीति दोनों की एक है। बहुजन समाज को कांग्रेस के शासन में भी अधिकार नहीं मिल रहे थे और भाजपा के शासन में भी अधिकार नहीं मिल रहे थे। साथियों, आज मनुवाद अपने स्वर्ण काल में है। आज संविधान खतरे में है और हमारे समाज के नेता चुप है। क्यों चुप है? एक ब्रिटिश विचारक लॉर्ड एटकर ने कहा था, पावर करप्ट एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। साथियों, ये ब्राह्मणवादी लोग हमारे नेताओं को भ्रष्ट करते हैं। भ्रष्ट करने के बाद में वो उनको अपने कंट्रोल में करते हैं। कंट्रोल में करने के बाद में वो बोल नहीं सकते और चुप रहते हैं। आज मान्यवर काशीराम साहब ने एक आंदोलन खड़ी करके एक तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बनाई थी, बहुजन समाज पार्टी। आज वो कहाँ है? आज वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। क्यों? क्योंकि जो संस्थापक होते हैं उसकी जो दूसरी पीढ़ी होती है वो संघर्ष नहीं करती है और वो सिर्फ मलाई खाती है। उसको समाज से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना और अपने परिवार तक सीमित है। साथियों, ये पूरी बहुजन समाज के नेताओं पर फिट बैठती है, क्योंकि हमारा समाज के जो भी नेता हैं वो संघर्ष करके नहीं आते। जो पहली पीढ़ी है ना वो तो संघर्ष करके आती है और दूसरी पीढ़ी है ना वो संघर्ष से दूर होती है और वो समाज को सामूहिक रूप से देखती है। साथियों, न तो बाबा साहब का शिक्षा का मिशन पूरा हुआ, न सामाजिक परिवर्तन हुआ, न आर्थिक मुक्ति हुई। यानी जो बाबा साहब के टाइम में जो सरकार को चेतावनी दी थी सामाजिक परिवर्तन की, आर्थिक मुक्ति की, वो दोनों आज तक लागू नहीं हो रहे। साथियों, इसके लिए बाबा साहब का दोष नहीं है। बाबा साहब अकेले थे उस समय और आज लाखों करोड़ों की फौज है पढ़ी लिखी, लेकिन वो बाबा साहब का दिए
हुए अधिकारों को भी नहीं बचा पा रहे। साथियों, मैं इनके 2-3 कारण बता पाऊंगा क्यों क्यों बाबा साहब का कारवां पीछे की तरफ जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, और क्या हमें करना चाहिए, ये बताकर मैं आपको इस वीडियो को खत्म करूंगा। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि व्यक्ति पूजा राजनीति में एक निरंकुशता को बढ़ावा देती है। डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध दोनों मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, और आज सबसे ज्यादा भारत में और विश्व में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति है और विश्व में बुद्ध की मूर्ति ज्यादा है। साथियों, जिस किसी का विश्व को खत्म करना हो, उस महापुरुष को आप भगवान बना दो। भगवान बना दोगे तो उसके फॉलोवर उसको पूजने लग जाएंगे और वो मिशन से दूर हो जाएंगे। साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मैं पूजने के लिए नहीं हूँ, मुझे पढ़ा जाना चाहिए, मुझे भक्तों की जरूरत नहीं है, मुझे फॉलोवर की जरूरत है, मुझे अनुयायियों की जरूरत है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज जगह जगह मूर्ति बन रही है। कोई करोड़ों रुपए कोई सरकार करोड़ों रुपए लगाकर मूर्ति बना रही है, कोई समाज बना रहा है, और उसका बाबा साहब का विचारधारा धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्यों? बाबा साहब को कोई पढ़ता नहीं है, बाबा साहब को समझता नहीं है, उसको पूछते हैं। साथियों, मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ जो क्रांति कैसे होती है। साथियों, कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा के संस्थापक कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा। साथियों, जब कार्ल मार्क्स का देहांत होता है तो उस समय कार्ल मार्क्स के शमशान घाट पर सिर्फ 14 लोग थे और वो कहीं चिल्ला नहीं रहे थे, चुपचाप। वो उसके फॉलोअर थे, ने वो उनकी पूजा करने वाले थे। उन 14 लोगों ने पूरे विश्व में क्रांति कर दी। जितने भी अर्धविकसित देश थे उनको आजाद कराने में सबसे ज्यादा योगदान सोवियत संघ का था। जब उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, वो कम्युनिस्ट पूरे विश्व में फैल गए और पूरे वर्ल्ड को बदल दिया। वो थे अनुयायी। और डॉक्टर अम्बेडकर की जब मौत होती है 6 दिसंबर 1956 में, तो दादर में जहाँ उनका चैत्यभूमि है, वहाँ लगभग 7 लाख उनके अनुयायी आए थे और वो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। और वो क्या किए, वापस आकर डॉक्टर अम्बेडकर को मूर्ति बनाकर पूजने लगे। वो डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा धीरे धीरे खत्म हो गई। ये तो भला हो मान्यवर कांशीराम साहब की, जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की एक किताब एनालिसिस ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद, उसको पढ़ने के बाद में उनको दिमाग में इतना उद्वेलित हो गए। उस किताब को उन्होंने किस बार पढ़ा और अपनी वैज्ञानिक की नौकरी छोड़ दी और उत्तर भारत में उन्होंने अम्बेडकर को पूरे उत्तर भारत में फैला दिया। साथियों, अम्बेडकर को खत्म करने में सरकार का योगदान नहीं है, उनके भक्तों का भी योगदान है। 90 के दशक के बाद में
उत्तर भारत में गांव गांव अम्बेडकर क्यों फैला? क्योंकि कांशीराम साहब ने वाम से बनाया, DS4 बनाया, बहुजन समाज पार्टी बनाई। उसके बाद में उन्होंने पूरे डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को गांव गांव तक फैला दिया। उसके बाद में साथियों, क्रांति के बाद में प्रतिक्रांति होती है। जैसे ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 में बहुजनों को आज़ाद करवाने के लिए और बहुजन समाज में जागृति फैलाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो पूरे ब्राह्मणवाद के कान खड़े हो गए। वो उन्होंने सोचा कि यदि ये सत्यशोधित समाज का आंदोलन पूरे भारत में फैल गया तो हमें तो बोरिया बिस्तर बांधकर वापस मध्य एशिया में जाना पड़ेगा। तो उनको सत्यशोधक समाज को काउंटर करने के लिए बंबई में 2 साल बाद में ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती ने। और वो अपने धर्म के चंगुल में बहुजन समाज को आगोश में ले लिया। बहुजन समाज भोला था है, वो इन ब्राह्मणवादियों की चाल को समझ नहीं पाए और सत्यशोधक समाज को खत्म हुए। उसके बाद में सत्यशोधक समाज को खत्म करने में जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का भी बहुत बड़ा योगदान है। उसने सत्यशोधक समाज को खत्म करने के लिए गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव जैसा काल्पनिक देवताओं की महाराष्ट्र में बारसी ला दी और सत्यशोधक समाज खत्म हो गया। ऐसे ही डॉक्टर अम्बेडकर और का मिशन को फैल करने में ब्राह्मणवादियों ने RSS की स्थापना की। RSS को पूरे देश में फैलाया और हमारे जो छुट ये नेता हैं उनको खरीदा और उनको लालच दिया, या तो पार्टी टिकट दिया या किसी को मंत्री बनाया। और हमारे लोग अधकचरे लोग थे जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, क्योंकि उनको बिना संघर्ष से जो मिला, बिना संघर्ष से मिला। और आज वो बाबा साहब के संघर्ष को पहचान नहीं पाए। और आज वो एक दिन 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मना लेते हैं और फिर 365 में 364 दिन घर बैठ जाते हैं। साथियों, बाबा साहब का मिशन बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है। अब मैं आपको बताता हूँ बाबा साहब को मिशन कैसे हम सफल बनाए। साथियों, किसी भी आंदोलन को, किसी भी विचारधारा को फैलाने के लिए मास मीडिया का सबसे बड़ा योगदान रहता है। यानी अखबार, टेलीविजन, जो भी संचार के साधन है उनका सबसे बड़ा योगदान है। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अपने समय में मुख्य नायक अखबार निकाला था। कांशीराम साहब ने भी बहुजन संगठन निकाला था, लेकिन उनकी दूसरी पीढ़ी, उनको मिशन चाहिए नहीं था, तो वो मुंगनाई भी बंद हो गया। और इधर मायावती ने बहुजन संगठन को बंद कर दिया। साथियों, हमें अपना मीडिया खड़ा करना होगा। साथियों, पारंपरिक मीडिया पर तो ब्राह्मणवादियों का कब्जा है। जिनको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो हकीकत में ब्राह्मणवाद बढ़िया मीडिया है और वो हमारे समाज की बात कभी नहीं उठाएगी। जो हमारे समाज का सबसे बड़ा गद्दार है उसको हाईलाइट करेगी, क्यों? वो उनका चमचा होगा। जो हमारा सच्चा नेतृत्व है उनको उनका मीडिया कभी दिखाएगा, कभी नहीं दिखाएगा। साथियों, आज का डिजिटल युग में हमारे
मीडिया बना सकते हैं, जैसे चैनल है, जैसे ये बहुजन संगठन भी एक बहुत अच्छा मीडिया है, ये भी बहुजन समाज को की बात बहुजन समाज को कहता है, समझाता है। ऐसे ही बहुजन समाज के जितने भी चैनल है उसको बहुजन समाज को प्रमोट करना होगा। और जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो ये पारंपरिक मीडिया है, इनकी बातों पर कभी नहीं आना है। क्यों? ये हमारे जो सच्चे नेतृत्व होता है उनको आलोचना करती है, और जो दलाल है उनको प्रोवोकेट करते हैं, उनको प्रचार करते हैं। साथियों, हमें हमारे मीडिया को सपोर्ट करना होगा, उसमें एक पैसा भी नहीं लगता, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और सभी दोस्तों को शेयर करना होगा। सिर्फ इतना ही काम है, बिना पैसे। आजकल आधुनिक ईसाइयों ने अमेरिका में हमें एक बहुत बड़ा मीडिया दे दिया, सोशल मीडिया। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं तो हम ब्राह्मणवाद को खत्म भी कर सकते हैं और इस देश में बहुजन समाज का शासन भी ला सकते हैं। साथियों, इससे अलावा हमें बाबा साहब का दूसरा मंत्र संगठित करना होगा। जितने भी ये बहुजन समाज के लिए अलग अलग पार्टी बनाकर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, इन पर दबाव डालना पड़ेगा समाज का कि जब आरएसएस जैसा 100 साल पुराना संगठन छोटे छोटे दलों से समझौता करके चुनाव लड़ते हैं, और ये बहुजन समाज में इतना ईगो है, इनके नेता एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते और ये समाज को बेचते हैं और हमारे टुकड़े करते हैं। साथियों, इन पर दबाव डालना पड़ेगा, और यदि ये नहीं माने तो इनके नेताओं को सबक सिखाना होगा, या तो राजनीतिक रूप से इनको जीरो पर लाना होगा, या इनको समाज के प्रबुद्ध वर्ग को मिलकर इनको समझाना होगा कि तुम तो खत्म नहीं हो रहे, ये समाज के हक और अधिकार खत्म हो रहे, तुम्हें मिलकर चुनाव लड़ना होगा। तुम छोटे छोटे हो और हम संगठित होना होगा। बाबा साहब का जो उद्देश्य था दूसरा, संगठित नेताओं को संगठित करना होगा और समाज को भी एकजुट करना होगा। साथियों, बहुजन समाज की आबादी देश में 90% है। यदि बहुजन समाज 30% भी संगठित हो गया तो देश का शासक वर्ग बन सकता है। मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि मैं मात्र 10% लोगों को इस बहुजन समाज को संगठित कर पाया हूँ, और उसने देश की तीसरी राजनीतिक पार्टी बना दी थी। मात्र 10% बहुजन समाज संगठित होते ही, यदि 30% संगठित हो जाता तो ये भाजपा कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। साथियों, हमें संगठित भी करना होगा समाज को, और यदि जो नेता नहीं मानते हैं तो उनको बाइकाट भी करना होगा। साथियों, तीसरी बात, विचारधारा को महत्व देना होगा बजाय नेताओं के। जिस पार्टी में भी सुप्रीमो का कल्चर है, तो ये मान लो कि वो दलाल है और वो बहुजन समाज को बेच रहे हैं। साथियों, हमें अम्बेडकरवाद चाहिए। आदमी आता है और जाता है। साथियों, हमें विचारधारा की जरूरत है। डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें विचारधारा दी थी और वो विचारधारा धीरे धीरे खत्म हो रही है, और करने वाले कौन है? हमारे स्वयं सुप्रीमो। साथियों, जब तक सुप्रीमो कल्चर बहुजन समाज की पार्टियों में खत्म नहीं होगा,
जब तक विचारधारा आधारित पार्टी सफल नहीं हो सकती है। साथियों, इसके लिए हमें ब्राह्मणवाद से सीखना होगा। साथियों, राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी चिंतक और राजनेता थे। वो जाति से बढ़िया था, लेकिन वो समाजवादी लाना चाहते थे और बढ़िया पूंजीवाद लाना चाहता है, बढ़ियावाद लाना चाहता है। बढ़ियानों ने राम मनोहर लोहिया का कभी साथ नहीं दिया। क्यों? वो समाज विचारधारा पर चलता है। उनके विचारधारा पर कोई भी यदि कोई भी आदमी आ जाए वो उसको सपोर्ट करेंगे। वो अपनी जाति को महत्व नहीं देते हैं, वो विचारधारा को महत्व देते हैं। यही बात ब्राह्मणों की है। साथियों, राहुल साकरात्र एक बहुत बड़ा लेखक, बहुत बड़ा बुद्धिजीवी था और वो ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन ब्राह्मणों ने कभी भी राहुल साकराचार्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो बौद्धिस्ट था और कम्युनिस्ट था। साथियों, ब्राह्मण विचारधारा पर चलता है। वो जो उसकी विचारधारा को सपोर्ट करता है वो उसको प्रोपगेट करता है, चाहे बहुजन समाज का ही नेता हो, चाहे वो उसको यूज एंड थ्रो कर दे। साथियों, कोई जमाने में पिछड़ी जातियों को जोड़ने के लिए उन्होंने पिछड़े नेताओं को बढ़ावा दिया। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, मध्य प्रदेश में उमा भारती, साध्वी ऋतुम्बरा भी बहुजन समाज की नाई जाति से थी। विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद भाई तोगड़िया बहुजन समाज से। जब बहुजन समाज को वोट लेना था तो उनको आगे करके उनका उपयोग किया और फिर मक्खी की तरह उनको फेंक दिया। आज प्रवीण तोगड़िया कहाँ है? आज कल्याण सिंह कहाँ है? आज उमा भारती कहाँ है? साथियों, ये जो ब्राह्मणवादी हैं हमारे समाज के नेता को उपयोग करते हैं तो उसको फेंक देते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मायावती का उपयोग किया और उसको मुलायम सिंह के सामने खड़ा किया और सपा बसपा को खत्म कर दिया। बसपा तो खत्म हो गई, सपा तो अभी जिंदी है। क्यों? उनको वो थोड़ी बहुत समाजवाद की प्रति है वो है और उसके कुछ सिद्धांत को मानती, इस वजह से थोड़ी सी वो है। बसपा तो खत्म ही हो गई। साथियों, बसपा खत्म होने के में विरोधियों का जितना हाथ नहीं जितना बसपा सुप्रीम हुआ है। साथियों, यदि हमारा समाज संगठन और विचारधारा को महत्व देगा तो हम इस समाज को शासक वर्ग बना सकते हैं और सारी जो बहुजन समाज की वो हक और अधिकार जो नहीं मिल पा रहे हैं मिल जाएगा। साथियों, इन चीजों के ऊपर ध्यान दोगे तो हम बाबा साहब के मिशन को और बाबा साहब के सपनों का भारत बना सकते हैं। नहीं तो बहुजन मूवमेंट को और बहुजन विचारधारा को खत्म होने से नहीं बचा सकते। साथियों, हम नव पीढ़ी को और नव युवकों को आह्वान करते हैं कि आप ये जय भीम करते हो, ये विचारधारा नहीं है। एक दिन का जो आप बाबा साहब को 14 अप्रैल को मानते हो, इससे ऊपर उठो, बाबा साहब की विचारधारा को अपनाओ तो बाबा साहब को पढ़ो। डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ने की बात करते थे, उनको पूजने की बात कभी नहीं करते थे। एक बार की बात है, डॉक्टर अम्बेडकर अपने घर पर बैठे थे, एक उनका फॉलोअर आया और बाबा साहब के पैरों में बैठ गया
और वो बाबा साहब की स्तुति करने लगे। तो बाबा साहब ने अपनी बैठ से उनको भगाया और उनको कहा कि मुझे भक्त नहीं, मुझे फॉलोअर चाहिए। साथियों, ये बात उसी समय नहीं, आज भी प्रासंगिक है। डॉक्टर अम्बेडकर की को विचारधारा को फैलाने वाले उनको उनके अनुयायी चाहिए, ना कि उनके भक्त। साथियों, ये वीडियो इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक पहुंचा सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। साथियों, ये चैनल बाबा साहब और बहुजन मूवमेंट के जितने भी महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को आगे ले जाने के लिए बनाया गया है। जय विज्ञान, जय लोकतंत्र, जय बहुजन समाज।